राधे राधे प्रिय दर्शकों। 65 वर्षीय सुभाष जी बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह अपनी हर मुसीबतों के साथ डटकर मुकाबला करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने इस शरीर से हार जाता है, लेकिन हौसला आज भी बुलंद उनका था। सुभाष जी के दो बेटे प्रकाश और दीपक। सुभाष जी अपने दोनों बेटों को उच्च शिक्षा देने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। सुभाष जी की पत्नी, जो एक पढ़ी लिखी औरत होने के बाद सीधी साधी घरेलू वेशभूषा में रहती थी, वह अपने दोनों बच्चों के पढ़ाई के चलते अपने जीवन की सारी खुशियां दबाकर रख दी थी। कम खाना, कम कपड़े, अपने शौक को पूरा न करना, यह उनकी आदत पड़ गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जब इंसान अपनी ही खुशियों को दबा कर जीता है कि चलो हमारे बेटे बड़े होंगे तो हमें हमारे जीवन की खुशियां मिल जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब बेटे बड़े होंगे तो वह अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों के लिए जिएंगे, माता पिता के लिए जिएंगे। यह कहाँ लिखा है। यही हुआ सुभाष जी और उनकी पत्नी के साथ। जब दोनों बेटे बड़े हो गए, प्रकाश की शादी समाज की एक अच्छी लड़की के साथ हो जाता है। दीपक पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए विदेश जाना चाहता था। सुभाष जी के पास विदेश भेजने के लिए पैसे तो नहीं थे, लेकिन बेटे के जिद के आगे उन्होंने स्कॉलरशिप दिलाने की बात सोची। स्कॉलरशिप के पैसे हाथ में आते ही छोटा बेटा दीपक विदेश अपनी पढ़ाई पूरी करने चला गया। सुभाष जी अब प्रकाश और उसकी पत्नी के साथ रह रहे थे। सुभाष जी की पत्नी उम्र के साथ साथ अब कमजोर भी हो चुकी थी। उन्हें प्रकाश के साथ रहते हुए उसकी पत्नी के साथ पूरे घर के काम करने पड़ते थे। वैसे तो प्रकाश की पत्नी जब तक प्रकाश रहता तो ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन प्रकाश के ऑफिस चले जाने के बाद प्रकाश की पत्नी अपने सास को घर के सारे काम बोल देती थी। समझा देती थी कि माँ जी, जब तुम्हारा लड़का घर में रहेगा तो मेरे साथ ज्यादा बात जवाब मत किया करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लड़के के सामने ही तुम्हें कुछ बातें बोलूं तो घर में कलह हो। प्रकाश की माँ घर में शांति बनी रहे, यही बात सोचकर घर के सारे काम करती रही। लेकिन कुछ दिनों तक दीपक का फोन आता रहा। माँ कैसे हो, बाबूजी कैसे हैं। लेकिन समय बीतता गया। 2 सालों तक तो उसका बराबर फोन आता रहा। लेकिन 2 साल के बाद दीपक का फोन आना बंद हो गया। तो इधर से सुभाष जी और उनकी पत्नी ही फोन लगाती तो कभी दीपक बोल देता कि यहाँ अभी रात है, यहाँ अभी हम लोग ऑफिस में हैं, अभी मैं बिजी हूँ, कोई बड़ी मीटिंग में हूँ। यही कहकर दीपक अपने मम्मी पापा को इग्नोर करता रहता। लेकिन यहाँ जो कर्ज लेकर दीपक को भेजे थे उसकी ईएमआई भी तो भरने के लिए आती थी। सुभाष जी पर वह सब बहुत भारी पड़ रहा था। और दीपक था तो पैसे देने की बात वह तो वहां से बात भी नहीं करता था। अब प्रकाश को लगा कि सुभाष तो फोन करता नहीं है। प्रकाश और प्रकाश की पत्नी दोनों मिलकर अपनी सास के सामने छोटे बेटे की बहुत बुराई करती। माँ जी, आपका छोटा बेटा तो बहुत नालायक निकला, विदेश जाते ही बदल गया। आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ पर सारे पैसे खर्च करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश भेज दिया। देखिए, जब उसकी नौकरी करने का समय आया, 2 साल की उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो उसने तो बात करना ही छोड़ दिया। प्रकाश के दिमाग में एक साथ तिराना चाल चल रही थी। उसने अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि यही मौका है माँ के और पिता के इस घर को अपनाने का। वहां से दीपक का भी सही टाइम पर फोन नहीं आता और उससे दिल टूटा हुआ है माँ बाबूजी का। तो तुम माँ बाबूजी को इतना प्यार दो, इतना काम करो, इतनी उनकी सेवा करो कि वह अपने आप ही यह घर मेरे नाम कर दे। यही हुआ। प्रकाश और उसकी पत्नी अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगी। एक दिन प्रकाश और उसकी पत्नी की सेवा से खुश होकर सुभाष जी की पत्नी ने कहा, हम अब छोटे बेटे को नालायक को इस घर में घुसने नहीं देंगे।
जब से उसने नौकरी कर लिया है, तो एक शब्द बात भी नहीं करता। हम अपनी यह घर और प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे प्रकाश के नाम कर रहे। यही बेटा हमारी सेवा करेगा। प्रकाश की तो मानो लॉटरी लग गई। पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो गई। कुछ दिनों तक तो प्रकाश और प्रकाश की पत्नी अपने माँ बाबूजी को ठीक तरीके से रखते थे, लेकिन अब उन्हें यह सब करने की जरूरत ही क्या थी। अब तो घर उनके नाम पर हो गया था, इसीलिए वह अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। प्रकाश की पत्नी अब प्रकाश के सामने ही अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती थी। वह तो मन से चाहती थी कि दोनों बुढ़े बुढ़िया यह घर छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन वह जाए कहाँ। सास से वह पूरा दिन घर का काम करवाती, किचन से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन, और खुद बहाना बना देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, या मैं अपने माँ से मिलने जा रही हूँ। वह अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती शो अप करती कि अब वह फ्लैट मेरे नाम पर है, मैं खुद मालकिन हूँ। और इधर प्रकाश भी अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह अपनी पत्नी को पूरी आजादी देकर रखा था। बूढ़ी सासू माँ धीरे धीरे कमजोर होती गई, यहाँ तक कि अब प्रकाश की पत्नी उनके खाने पीने पर भी आरोप लगाती थी। इसीलिए वह काम करने की वजह से कमजोर और बीमार रहने लगी। सुभाष जी के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वह अपनी पत्नी का सही तरीके से इलाज करवाए। छोटे से क्लिनिक में वह उनके लिए दवाइयां लेकर आते थे। डॉक्टर ने उन्हें कई रिपोर्ट निकालने को बोला था, लेकिन सुभाष जी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने 2-3 बार प्रकाश से बोला कि बेटा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया हूँ, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी माँ का रिपोर्ट निकालो, या मुझे पैसा दे दो तो मैं जाकर रिपोर्ट निकाल दूं। प्रकाश बोल देता, बाबूजी, मेरे भी अपने खर्चे हैं, मेरी भी पत्नी है। जब तक मैं सारे पैसे आपको ही लुटाता रहूंगा, तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, समय आने दो, होगा तो मैं दे दूंगा। बस होगा कि इंतजार में सुभाष जी बैठे रहे कि कब बेटे के पास पैसा होगा और कब मैं अपनी पत्नी का रिपोर्ट निकालूंगा। लेकिन उनकी पत्नी की बीमारियां उन्हें इंतजार नहीं करने दी, और वह एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। सुभाष जी बहुत क्रोधित हुए अपने किए हुए गलत फैसले पर, अपने बेटे पर। वह अपने बेटे और बहू को एक दिन बोल भी दिए कि तुम लोग यह घर खाली कर दो, तुम लोगों ने मेरी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया और मेरी पत्नी बेमौत मर गई। तो प्रकाश की पत्नी हंसते हुए बोली, बाबूजी, जो बूढ़ा हो गया है, जो इस दुनिया में आया है, वह तो जाएगा ही। अब बचे हो अकेले, तो शांति से घर में रहना है तो पड़े रहो, नहीं तो उठाओ अपने कपड़े और यहाँ से निकल लो। यह घर मेरे नाम पर है, और मैं कैसे दे दूं। इतने दिनों से जो मैं सास की सेवा कर रही थी और आप लोगों को बैठाकर खिला रही थी। सुभाष जी के हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी खुशी से अपना घर बड़े बेटे के नाम कर दिया था। वह उसी को अपनी किस्मत समझकर वहीं पड़े रहे, लेकिन पड़े रहने को भी कहाँ मिला। सास के जाने के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि प्रकाश की पत्नी अपने ससुर पर सारा काम का बोझ डाल दिया। बाबूजी, थोड़ा सा झाड़ू मार दो ना। बाबूजी, थोड़े ही बर्तन हैं, घिस दो। मैं बहुत थक जाती हूँ। पहले मम्मी जी रहती थी तो बहुत मदद हो जाया करती थी, लेकिन अब क्या करूं बाबूजी, इतनी तो आमदनी नहीं है कि घर में नौकर भी रख लूं। यही कहकर वह ससुर से इतने सारे काम करवाया करती थी। एक दिन वह छत पर कपड़े निकालने गए हुए थे और उनकी बहू कमरे में आराम से सो रही थी। अंदर से ही आवाज दे रही थी, बाबूजी जरा देखो तो, आपके बेटे के ही कपड़े भीग जाएंगे, फिर वह सुबह कल ऑफिस पहनकर क्या जाएंगे। बाबूजी निकाल कर लाओ, बारिश होने वाली है। जब तक सुभाष जी छत पर गए कपड़े निकाल कर ला रहे थे, तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें सीढ़ियों को भिगो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका पैर फिसल गया और वह सूखे हुए कपड़े लेकर नीचे गिर गए। कपड़े भी खराब हो गए और उन्हें चोट आई, यह बात बहू को दिखाई नहीं दी।
वह जब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि मेरे धुले हुए कपड़े गंदे हो गए। वहीं पर पड़ी हुई एक छड़ी को उठाकर वह अपने ससुर को मारना शुरू कर दी। मैं कब से चिल्ला रही थी, यह बुढ़वा किसी काम का नहीं है। सारा कपड़ा गंदा कर दिया। यह कपड़ा मुझे वापिस से धोना पड़ेगा और सुबह उनको पहन के जाना भी है। कैसे सूखेगा? यह कहकर उसने अपने ससुर को कई छड़ी मारती रही। फिर अचानक से किसी ने बड़ी बहू के हाथ से पीछे छड़ी पकड़ ली और उसे धक्का दे दिया। खबरदार, अगर तुमने बाबूजी पर हाथ उठाया तो। उसने देखा तो सामने उसका देवर दीपक खड़ा था। वह बोली, यह क्या बदतमीजी है? इस तरह से अपनी बड़ी भाभी को धक्का देते हुए शर्म नहीं आती? दीपक बोला, भाभी शर्म आपको आनी चाहिए। इस तरह से बूढ़े पिता को आप छड़ी से पीट रहे हैं। कहाँ है माँ? बुलाइए माँ को। माँ! तभी सुभाष जी उठते हुए बोले, बेटा, तुमने बड़ी देर कर दी। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दीपक रोने लगा, बाबूजी, माँ इस दुनिया में नहीं रही और आप लोगों ने मुझे खबर भी नहीं किया। क्या मैं इतना गैर हो गया था कि माँ के जाने के बाद मुझे खबर नहीं की गई? सुभाष जी ने कहा, बेटा, जिस नंबर से तेरा कभी कॉल आता था, जिस नंबर से तू बातें करता था, वह नंबर मैंने कई बार लगाने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर लगा नहीं। अरे हाँ बाबूजी, हमने तो नंबर चेंज कर दिया था। वो हमारा नंबर बंद हो गया था। इसीलिए फिर हम काम में इतना व्यस्त हो गए कि आपको दूसरा नंबर देना ही भूल गए। सुभाष जी को दीपक उठाकर ले गया और उनके कमरे में बैठाते हुए बोला, बाबूजी, भाभी ने आपके साथ बहुत अत्याचार कर दिया है, बहुत आपको सता लिया, परेशान कर लिया। माँ के साथ भी लगता है ऐसा ही होता था। अपने दिल की बात आज बेटा आया था और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था तो सुभाष जी रोक नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, तेरी माँ बीमारी की वजह से मरी है। उसे डॉक्टर ने रिपोर्ट निकालने को कहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तेरा फोन नहीं लगता था और यह प्रकाश तो एक पैसे दिया नहीं। बोलता था, पैसे आने दो, दे दूंगा। अगर कहीं तेरी माँ की दवाइयाँ हो जाती, पैसे होते तो आज तेरी माँ जिंदा होती। वह अपने बेटे को पकड़कर फूट फूट कर रोए जा रहे थे। दीपक उन्हें शांत करवाते हुए बोला, बाबूजी, आपके दुख के दिन खत्म। चलिए आप मेरे साथ। मैंने शादी कर लिया है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। बाबूजी, भले ही वह विदेश की लड़की है, लेकिन बहुत ही संस्कारी है। उसने ही मुझे भेजा है कि जाओ अपने माता पिता को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मैं बड़े बुजुर्गों के साथ ही रहना पसंद करती हूँ। बाबूजी, अब आप मेरे साथ चलिए। माँ होती तो मैं माँ को भी अपने साथ ही लेकर जाता। इस तरह से अपने बेटे दीपक के मुंह से मीठी मीठी अपनेपन की बातें सुनकर सुभाष जी का दिल तो बाग बाग हो गया। वह दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट से ही अपने बड़े बेटे के साथ चल दिए। जब वह फ्लाइट में बैठे थे, उड़ रहे थे, तो वह अपने आप में बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। आज मैं अपने इस अत्याचारी बहू और बेटे की गुलामी को छोड़कर आजाद दुनिया में जा रहा हूँ। आज मेरी पत्नी भी होती तो वह भी मेरे साथ अपने छोटे बेटे के पास विदेश में जाकर बहुत खुश रहती। वह मन ही मन सोचते हुए विदेश की धरती पर पहुंच गए। छोटा बेटा दीपक अपने बाबूजी को अपने घर लेकर गया। जब सुभाष जी छोटे बेटे के घर पे पहुंचे, घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा लग रहा था। सुभाष जी विदेश की धरती पर एक अलग ही शांति महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ जितने तकलीफें झेली थी, तो लग रहा था कि अब शायद मेरे सुख के दिन वापिस आ गए हैं। जब वह हॉल में बैठे हुए थे, तभी उनकी छोटी बहू उनके सामने आई और बैठकर उनके पैर छूने लगी, क्योंकि वह 9वें महीने पेट से थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद अब बहू को उठने बैठने में भी तकलीफ थी, क्योंकि
सुभाष जी के 2 बेटे उनकी नज़र के सामने ही हुए थे। अपनी पत्नी का ध्यान वह खुद ही रखा करते थे, इसीलिए उन्हें इन सारी चीज़ों का अनुभव था। उन्होंने कहा, "बहू, तुम इतना ज़्यादा मत झुको, बैठो-बैठो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।" उनके दिल में बड़ी खुशी हुई कि विदेश में रहकर भी मेरे पैर छू रही है, बहू संस्कारी है। फिर वह बोली, बाबूजी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसकी इस तरह से हालात देखकर सुभाष जी बोले, बहू तुम क्यों तकलीफ करती हो? तुम आराम से बैठो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। मुझे किचन में थोड़े काम की आदत हो गई है। जब मैं प्रकाश के घर पे था, तुम्हारी माँ यानी कि तुम्हारी सासू माँ के जाने के बाद प्रकाश की पत्नी बड़ी बहू मुझसे घर के काम करवाया करती थी। इसीलिए मैं किचन में चाय नाश्ता, थोड़ा खाना, छोटी-छोटी चीजें मैं सीख गया हूँ। यह कहकर वो बोले, दीपक, चल तू मुझे किचन दिखा दे, मैं अपने लिए चाय बना लूंगा। सुभाष जी किचन में चले गए और दीपक की मदद से नाश्ता और चाय बनाने लगे। थोड़ी ही देर में वह पोहा और चाय बनाकर ले आए। उन्होंने अपने बहू को भी दिया, बोले, ले मेरे हाथ से खा ले। अब दीपक की पत्नी बहुत खुश थी। वह अपने कमरे में चली गई। तभी दीपक भी गया तो दीपक की पत्नी अपने पति को ताली देते हुए बोली, क्या यार, तुम भी कितने स्मार्ट हो। तुम सच ही कहते थे कि तुम्हारे माता पिता को मूर्ख बनाना कितना आसान है। यह गांव के अनपढ़ लोग कितने जल्दी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। अब देखो कैसे कैसे मैं बाबूजी से घर के काम करवाती हूँ। पहले ही यह आइडिया क्यों नहीं आया। इतने दिन तक मैं अकेली परेशान थी और यहाँ नौकरों को पैसे देने भी कितना भारी पड़ता है। दीपक अपनी पत्नी के मुंह में हाथ रखते हुए बोला, यार तुम थोड़ा धीरे बोलो। मेरे पिताजी चालाक नहीं है, लेकिन अभिमानी है। अगर उन्होंने यह बात सुन लिया तो वह एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यहाँ से अभी चले जाएंगे। इसीलिए तुम उनके साथ जरा प्यार से और अपनेपन से ही काम लेना। दीपक की पत्नी सारी बात समझ गई थी। कुछ दिन बीता, क्योंकि नवा महीना चल ही रहा था, इसीलिए जल्दी ही दीपक की पत्नी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। दीपक की पत्नी जब तक बेड रेस्ट में थी तो उसे फ्री का एक नौकर मिल गया था। उसने किसी भी काम वाली बाई को नहीं रखा। अपने बच्चे होने के बाद घर का सारा काम बस अपने ससुर जी पर सौंप दिया था। थोड़ा बहुत काम दीपक करता, लेकिन अब दीपक की पत्नी को पता था कि इन्हें झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना सारा काम आता है। इसीलिए वह बेफिक्र होकर आराम करती और सुभाष जी पूरा दिन घर के काम में धीरे धीरे लगे रहते। कुछ दिन बीता था कि एक दिन सुभाष जी ने कहा, दीपक, तुम्हारे घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखो मैं अब चाहता हूँ कि हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूं। देखो जो पुराना घर था वह तो तुम्हारे बड़े भाई प्रकाश ने ले लिया। मुझसे गलती हो गई, मैंने उसके नाम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम भी कुछ कर दूं। लेकिन यहाँ रहकर काम नहीं बनेगा, तो मुझे लेकर इंडिया चलो। मैंने एक फ्लैट अलग से खरीद रखा है, जो मुझे और तुम्हारी माँ को ही पता है, तुम्हारे बड़े भाई प्रकाश को नहीं। तुम चलो, तुम्हारे नाम पर मैं वह फ्लैट कर दूंगा। तुम मुझे मेरे देश में लेकर चलो और वहीं मैं सारा काम करूंगा। यह बात सुनकर दीपक खुशी से उछल पड़ा। नया फ्लैट है बाबूजी के पास और वह मुझे मिलेगा। तो उसने कहा, बाबूजी, मेरी पत्नी भी इंडिया जाना चाहती है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। नए घर को वह अपने देख लेगी। उसे भी हो सकता है कि इंडिया का घर बहुत पसंद आए। सुभाष जी बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों अपनी टिकट करवाओ और साथ में मेरी ही। बहुत ही जल्द दीपक अपनी पत्नी और पिताजी को लेकर इंडिया पहुंच गया। जब वह इंडिया आया तो वह अपने पुराने वाले घर पे यानी कि प्रकाश के घर पे सबको लेकर आ गए। प्रकाश न जाने कैसे खबर लगा लिया
कि पिताजी के पास एक और फ्लैट है, तो वह कहने लगा, बाबूजी, मुझे सब पता है। मैंने एक खुफिया सीक्रेट लगा कर रखा था। आपके पास एक और फ्लैट है और वह फ्लैट आप दीपक को देना चाहते हैं। लेकिन वह नया फ्लैट है, अच्छी सोसाइटी में है। मैं उसे लूँगा और आप मुझे यह जूना खंडहर घर देकर मुझे पागल बनाना चाहते हैं। देखिए पिताजी, आपका फर्ज बनता है कि आप दोनों बेटों को बराबर-बराबर दें। जब दीपक घर में नहीं था, तो सुभाष जी ने कहा, प्रकाश, तुम मेरे बड़े बेटे हो। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। तो तुम एक काम करो, तुम यह पुराना वाला फ्लैट वापिस मेरे नाम कर दो, तो मैं इसे दीपक को दे दूंगा और फिर नया फ्लैट तुम ले लेना। मुझे क्या है, चाहे तुम लो चाहे वो ले। आखिर दो फ्लैट है, दोनों मैं एक-एक बेटे को देना चाहता हूँ। प्रकाश के मन में यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा, यह पुराना फ्लैट मैं दीपक को ही दे दूंगा। इसीलिए उसने सुभाष जी के बनाए हुए पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हो गया। जब सुभाष जी पेपर साइन करवा रहे थे, तो अपने आप को प्रकाश बहुत होशियार समझता था। उसने ऊपर का ही एग्रीमेंट पढ़ा और नीचे के पेपर को उसने पढ़ना उचित नहीं समझा। फिर उसने जल्दी-जल्दी सारे पेपरों में साइन कर दिया। उसके बाद एक वकील को बुलाकर सुभाष जी एक नोटिस तैयार करवा दिए, जिसमें लिखा था कि यह मकान छोड़कर प्रकाश हफ्ते भर में चला जाए। प्रकाश को नोटिस मिलते ही वह कहने लगा, बाबूजी, ये क्या चालाकी है। आप मुझे नोटिस दिए हो कि यह मकान मैं हफ्ते भर में खाली कर दूं, लेकिन आप तो मुझे दूसरा मकान देने वाले हैं, तो वह कब दे रहे हैं। सुभाष जी कहने लगे, कौन सा दूसरा मकान। दीपक भी वहां आ गया और वह भी कहने लगा, भैया, दूसरा नया मकान तो मैं ही लूंगा। वह फ्लैट बाबूजी मुझे देंगे। तुमने तो बाबूजी को बहुत परेशान किया और मैं वहां ले जाकर विदेश में बाबूजी को सुखी रखता था। सुभाष जी बोले, अरे चल, मैंने तेरी और तेरे पत्नी की बातें पहले दिन ही सुन लिया था, लेकिन इंसानियत के नाते तेरी पत्नी 90 महीने पेट से थी, तो मैंने सोचा, है तो अपना ही खून, जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता, तो मैं इसके साथ रहूंगा। इसीलिए तेरे बच्चे आने तक, तेरी पत्नी को ठीक होने तक, मैंने तेरा और तेरी पत्नी का साथ दिया। लेकिन मैंने तेरी सारी बातें उसी दिन सुन लिया था, जो तुम और दोन अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहे थे कि बाबूजी को अच्छा उल्लू बनाया। इंडिया के भोले-भाले लोगों को पागल बनाना कितना आसान है। तो सुन ले, पागल मैं नहीं बना हूँ। आज तुम दोनों भाई पागल बन गए हो। यह मेरा पुश्तैनी पुराना मकान मेरे नाम पर आ चुका है और अब मेरे पास दूसरा कोई मकान नहीं है। अरे पागल, यदि मेरे पास कोई दूसरा फ्लैट होता, तो मैं उसे बेचकर अपनी पत्नी की दवा नहीं करवा लेता। मैं अपनी जीवन संगिनी को बिना पैसे ऐसे कैसे मरने देता। और तुम दोनों लालची, मेरी पत्नी की दवाई के लिए पैसे नहीं दिए। तू नौकरी करने के बाद शादी कर लिया और अपना नंबर बंद कर दिया। जब तेरी जरूरत पड़ी तो मुझे यहाँ से ले गया नौकर के लिए और इसने मुझे पहले बहुत अच्छे से रखा। जब मैंने घर इसके नाम कर दिया, तो यह भी मुझे नौकर बना लिया। ना मुझे तेरी ज़रूरत है, ना इसकी। तुम दोनों यहाँ से निकल लो। तू फ्लाइट पकड़ और जा विदेश और इसे जहाँ जाना है जाए। अब यह मकान मेरा है। सुभाष जी अब अपने मकान में रहने लगे। दोनों बेटों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था। सुभाष जी की इस चालाकी को देखकर दोनों बेटे हक्के-बक्के रह गए। जो अपने आप को बहुत चालाक और शातिर समझते थे, आज सुभाष जी ने उन्हें उनकी चालाकी के खुद ही तौर तरीके सिखा दिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।